चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आइए आपको इस वीडियो में बायोलॉजी का श्वसन चैप्टर का कुछ थ्योरी बताया जा रहा है, जिसे आप गौर से सुनें और देखें। इसके बाद जैव प्रकर्म का श्वसन भाग खत्म हो जाएगा। आइए विद्यार्थी जी, आज हम आप लोग को मनुष्य में गैसीय आदान प्रदान और गैसीय परिवहन से संबंधित कुछ थ्योरी के बारे में जानते हैं, जिसको आपको गौर से सुनना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे बातों को याद करना पड़ेगा, तब जाकर के इस थ्योरी क्लियर होगा। और इस थ्योरी से एक दो क्वेश्चन बनेगा। जब ये थ्योरी को गौर से सुनेंगे तब आप क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएंगे। और याद रहे कि जब वीडियो को अंत में क्वेश्चन दिया जाएगा इसी थ्योरी से रिलेटेड, तो आप उसे उत्तर बनाकर भेजने का कोशिश करेंगे। तो आइए मैं आपके सामने इस मनुष्य में गैसीय आदान प्रदान और इसके बाद गैसीय परिवहन के बारे में समझाते हैं। तो सुनिए, सबसे पहली बात, मनुष्य में श्वसन की क्रिया जो होती है वह श्वास लेने और छोड़ने की क्रियाओं पर निर्भर करता है। यानी श्वसन क्रिया कहने का मतलब मुख्य शब्द से कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना। जब हम श्वास को खींचते हैं, आपको पीछे वाले वीडियो में भी श्वास लेने और श्वास छोड़ने के बारे में बताया गया है। आप थोड़ा करके कोशिश करेंगे कि श्वास लेने और श्वास छोड़ने के बारे में पीछे वाले वीडियो को बहुत अच्छी तरह से सुन लेंगे, और इस बात को जब सुनेंगे तो दोनों को मिलने से क्लियर हो जाएगा, दोनों क्लियर होगा। तो विद्यार्थी, जब श्वास लेते हैं तो हम लोग वायुमंडल वाला ऑक्सीजन खींचते हैं, और आप जानते हैं कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो 20 से 21%। यदि आप 20% भी लिख दीजिए तो गलत नहीं होगा, 21% भी लिख दीजिए तो गलत नहीं होगा। ऐसे अधिकांशतः बुक में कहीं पे 20 भी लिखा है, कहीं पे 21 लिखा होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा तो 20 से 21%। तो जब श्वास जब हम लेते हैं तो इस वायुमंडल के ऑक्सीजन को खींचते हैं, और कितना, तो 500 ml। कितना, 500 ml। मैं कुछ कुछ बातों को यहाँ पर बोर्ड पर लिखता हूँ, आप गौर करते जाएंगे। वायुमंडल के जो ऑक्सीजन है वो 20 से 21% है। वायुमंडल के ऑक्सीजन की मात्रा 20 से 21%। सांस लेने समय, सांस को लेते समय ये 500 ml प्रवेश करता है फेफड़ा में। कितना वायु प्रवेश करता है, तो 500 ml अथवा ½ लीटर, या क्या बोलेंगे इसी को, ½ लीटर। ये श्वास लेने के समय ये जाता है कहाँ, फेफड़ा में। यह जो 20 से 21% वायुमंडल के जो ऑक्सीजन है, जिसका आंशिक दाब 152 mm होता है, इस दाब को पारे धातु से मापा जाता है। विद्यार्थी जी, कि वायुमंडल के ऑक्सीजन जो 20 से 21%, उसका आंशिक दाब कितना है, 152 mm। याद रखेंगे, सांस लेने के समय खींचते हैं कितना, 500 ml या ½ लीटर। यह जाता कहाँ, फेफड़ा में। इसको जाने से ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा और दाब दोनों घटता। ये ऑक्सीजन की मात्रा घट कर करके विद्यार्थी जी 15 से 16% हो जाता है, और दाब घट करके विद्यार्थी जी फेफड़े के अंदर वायु प्रकोष्ठ वाला
फेफड़ा। आपको जब फेफड़ा का सचित्र वर्णन पढ़े हैं पीछे वाले वीडियो में, तो वहां पर आपको वायु प्रकोष्ठ लिखा गया है प्रकोष्ठ के बारे में। तो वायु प्रकोष्ठ में जो दाब होता है विद्यार्थी, आप गौर करेंगे 114 से 121 mm होता है। गौर करें, फिर मैं शुरू कर रहा हूं। आइए, वायुमंडल के जो ऑक्सीजन होती है उसका दाब कितना होता है? 152 mm। सांस लेते समय खींचते कितना है? 500 ml यानी ½ लीटर। यह जाता कहाँ है? फेफड़ा में, जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा घट कर लिख दिया है, यहां से आने पर घटता है। तो घट कर कितना हो जाता है? घट कर कितना होता है? 15 से 16% लगभग। और उसका दाब कितना रहता है? तो 114 से 121 लगभग दाब। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा तो घटती है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फेफड़े में बढ़ जाती है, CO2 बढ़ता है। CO2 की मात्रा क्या होता है? बढ़ता है। O2 का मात्रा फेफड़े में क्या होता है? घटता है। और CO2 की मात्रा क्या होता है? बढ़ता है। और ये बढ़ करके 4 से 5% बढ़ता है। फेफड़े में उपस्थित CO2 की मात्रा 4 से 5% बढ़ती है विद्यार्थी। और इस 4 से 5% फेफड़े वाले दाब, फेफड़े की जो दाब होती है विद्यार्थी, वो आपको लगभग 30 से 38 mm होता है विद्यार्थी। 30 से 38 mm। गौर करेंगे, ऑक्सीजन के चर्चा में मैंने रेड कलर से लिखा, और जब फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड का चर्चा कर रहे हैं तो ब्लैक से लिख रहे हैं। आप इस तरीका से दिमाग में लगाएंगे। अब फिर मैं शुरू से डिटेल से अंत तक बता देंगे। CO2 की मात्रा फेफड़े में 4 से 5% बढ़ जाता है और दाब 30 से लगभग 38 mm होती है। यहां पर अशुद्ध रक्त में O2, फिर ऑक्सीजन का बात आया। अशुद्ध रक्त में O2 का दाब 60 से 66 mm और CO2 का जो दाब है 40 से 46 mm होता है। आइए विद्यार्थी, मैं फिर इसको दोहरा देता हूं, समझा देता हूं। जहां पर ब्लैक से लिख रहे हैं उसके चर्चा में कार्बन डाइऑक्साइड है, और रेड के चर्चा में विद्यार्थी जी आपको ऑक्सीजन है। देखिएगा, मैं अब शुरू से इसको रिपीट करता हूं, जिसको आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, यहां पर सांस लेने के समय वायुमंडल के ऑक्सीजन को 20 से 21% को खींचते हैं, जो हमारे फेफड़े के अंदर 500 ml प्रवेश करता है। उसका दाब होता है वायुमंडल में 152 mm। लेकिन जब फेफड़े में आता है तब यह ऑक्सीजन 15 से 16% होता है। घट करके हो गया 15 से 16% होता है, और जिसको वायु प्रकोष्ठ में दाब हो जाता है 14 से 21%। अब फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का मात्रा फेफड़े में घटता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 4 से 5% बढ़ता है, और जिसका दाब हो जाता है विद्यार्थी 30 से 38 mm। अब यहाँ पर एक अशुद्ध और शुद्ध रक्त की बात चलती है। तो शुद्ध रक्त के रूप में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन करता है, वो मैंने परिवहन में बताएंगे। अभी हम लोग आदान प्रदान में बता रहे हैं, निकलने और आने के रूप में, है न। तो विद्यार्थी
ये 30 से 38% हो जाता है। और अशुद्ध रक्त में O2 ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 60 से, है ना, 60 से 66 mm दाब होता है, अशुद्ध रक्त का दाब, है ना, ऑक्सीजन के रूप में। और CO2 का हो जाता है विद्यार्थी, ऑक्सीजन और CO2 दोनों मिलने के कारण यह शुद्ध होती है, जहां पर उसका दाब हो जाता है 40 से 46 mm। 40 से 46, ये दोनों के अंतर, किसका किसका अंतर, ऑक्सीजन और CO2 के अंतर, इसका दाब का अंतर ये रक्त में होती है। ये अंतर कहाँ मिलता है, रक्त में मिलती है। इसी कारण, इस अंतर के कारण, इस अंतर के कारण O2 रक्त की ओर बहता है और CO2 रक्त से बाहर की ओर बहता है। ऑक्सीजन कहाँ बह रहा है, तो रक्त में बह रहा है, और CO2 कहाँ पर प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, तो रक्त से बाहर की ओर बह रहा है। तो आंदार मतलब प्रवेश करना, तो ऑक्सीजन प्रवेश करता और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होता है। जिस समय प्रवेश करता है तो उसका दाब कितना हो जाता है, 60 से 66 mm। और CO2 जिस समय निकलता है उस समय दाब कितना हो जाता है, 40 से 46 mm। तो ये था हमारे शरीर के अंदर, फेफड़े के अंदर गैसीय आदान प्रदान। एक बार और आप सुनेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे वर्ड है लिखावट के रूप में जिसको याद करने में थोड़ा कठिनाई होगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, गौर करें। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 20 से 21%, जिसका दाब कितना होता है, 152 mm। सांस लेते समय कितना प्रवेश करता है अंदर की ओर, तो 500 ml। कहाँ प्रवेश करता है, फेफड़ा में। ऑक्सीजन की मात्रा घटकर कितना होता है फेफड़ा में, 15 से 16%, जिसका आंशिक दाब कितना हो जाता है घट कर करके, तो 114 से 121। यानी ऑक्सीजन अंदर जाने पर घटेगा तो उसका दाब भी घटेगा, CO2 की मात्रा अंदर जाने पर बढ़ेगा तो उसका दाब भी बढ़ेगा। अब CO2 की मात्रा कितनी बढ़ती है, तो 4 से 5%, जिसका दाब कितना होता है, 30 से 38 mm। अब अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन का दाब कितना होता है, 60 से 66 mm। और अशुद्ध रक्त में CO2 की मात्रा कितनी होती है, तो 40 से 46 mm। तो ये दोनों के अंतर के कारण ऑक्सीजन रक्त की ओर प्रवाहित होता है और CO2 रक्त से बाहर की ओर प्रवाहित होता है। तो हम इस चीज को अब लिखते हैं, आप गौर करेंगे। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन, मनुष्य में गैसीय आदान प्रदान कैसे होता है, इसको समझाएं। मैंने आपको 2 बार बोर्ड पर समझाया लिख करके, तीसरा बार उसको सजा कर करके प्रश्न और उत्तर लिख दिया गया है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, आप गौर से सुनेंगे। आपको बताए थे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20 से 21% होती है, 20 से 21% होती है लगभग, है, जिसका आंशिक दाब 152 mm होता है, 152 mm होता है। सांस लेते समय कितना, 500 ml अथवा 1/2 लीटर, आधा लीटर फेफड़े में प्रवेश करता है, जिससे ऑक्सीजन का मात्रा घटता है। कितना घटता है, 15 से 16% घट के हो जाता है, इतना घट करके रह जाता है। 20 से 21 घट करके कितना बन जाता है, 15 से 16%। और इस ऑक्सीजन का जब आंशिक दाब वायु प्रकोष्ठ में, यानी फिर से जब इसका आंशिक दाब होता है तो इसका आंशिक दाब भी घट जाता है। पहले वायुमंडल में कितना था, 152, और वायु प्रकोष्ठ में कितना हो गया, 114 से 121। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा भी घटा तो आंशिक दाब भी उसका क्या होगा, घटेगा। लेकिन CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। CO2 की जब मात्रा बढ़ेगा तब इसका दाब भी बढ़ जाएगा। कितना विद्यार्थी जी, 30 से 38 होता है। जब फेफड़े में आने वाले अशुद्ध रक्त में O2 कितना होता है, 60 से 66 उसका दाब होता है।
ऑक्सीजन रक्त में, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का दाब कितना होता है? तो 60 से 66। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कितना होता है? 40 से 46 रक्त में है ना। तो इसी दबाव के अंतर, ये ऑक्सीजन का और CO2 दोनों के अंतर के कारण विद्यार्थी रक्त, ऑक्सीजन जो है रक्त की ओर जिस दिशा में रक्त प्रवाहित होगा उसी दिशा में ऑक्सीजन, है ना विद्यार्थी, है ना। क्यों? क्योंकि आपको हम ट्रांसपोर्टिंग अगला चैप्टर में मैं बताऊंगा कि हीमोग्लोबिन को ढोने का काम ऑक्सीजन करता है। तो और रक्त की ओर ऑक्सीजन और रक्त से बाहर की ओर कौन? CO2। तो इसी क्रिया को हम लोग आदान प्रदान या मिश्रण कहते हैं। याद रहे कि मनुष्य में जो गैसीय आदान प्रदान होता है वो किस क्रिया के द्वारा? तो मिश्रण क्रिया द्वारा। शरीर के अंदर, फेफड़े के अंदर की यह क्रिया है। याद रहेगा? समझ में आई बात? मैंने जहां जहां मुख्य बात था मैंने लाल कलर से उसको अंडरलाइन कर दिए हैं। आप उस चीज को गौर से समझेंगे, बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ने में। एक दो बार इसको जरूर ध्यान से देखें और पीछे वाले वीडियो श्वास लेने और श्वास छोड़ने वाले वीडियो में जरूर देखें, तब इसको और ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए मैं एक थ्योरी और आगे बता रहा हूँ। देखिए विद्यार्थी, मैं आपको श्वसन का लास्ट टॉपिक थ्योरी में बताने जा रहे हैं और वो है मनुष्य में गैसों का परिवहन। गैसों बोला तो दो प्रकार का तो गैस के बारे में आप जरूर जानते हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। पीछे के वीडियो में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चर्चा भी तुरंत हुआ है। तो विद्यार्थी आइए मैं मनुष्य में गैसीय परिवहन के बारे में जानते हैं कि मनुष्य में गैसीय परिवहन कैसे होता है, उसके बारे में आप गौर से इधर देखेंगे। फेफड़े में जब ऑक्सीजन प्रवेश करता है 500 ml, आपने पीछे वाले वीडियो में देखा 500 ml प्रवेश करता है कौन? ऑक्सीजन। ये श्वास लेने के क्रम में जाता है, लेकिन फेफड़े के बाद इसकी प्रक्रिया थोड़ा बदल जाता है। वो क्या होता है कि वहां से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और जुड़ कर करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ता है? ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ता है? यानी O2 किसके साथ जुड़ता है? तो हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है और ये दोनों आपस में जुटकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है विद्यार्थी जी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और रक्त में इसी रूप में पूरे शरीर के अंदर आपके प्रवाहित होता है, जिसके कारण लहू का रंग लाल होता है, खून का रंग लाल होता है। आप क्वेश्चन ऐसा सुने होंगे, खून का रंग क्यों लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण नहीं, बल्कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में बनने के कारण। खाली हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसका रंग लाल बादामी गुलाबी जैसा हो जाता है, तब लहू का रंग लाल कहलाता है। और हमारे शरीर में, पूरे शरीर में लाल रक्त के रूप में प्रवाहित होता है। ऐसे रक्त तो 3 प्रकार के होता है, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स। तो हमारे शरीर में लाल रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्रवाहित होता है। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है, परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, एक उत्तक से दूसरे उत्तक जा रहा है, एक कोशिका से दूसरे कोशिकाओं में जा रहा है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ध्यान से सुने,
1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml O2 को ढोने का काम करता है। यानी 1 ग्राम क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन रहेगा, और ये ढोवेगा किसको, तो ऑक्सीजन को ढोवेगा, परिवहन करेगा, परिवहन ट्रांसपोर्टिंग करेगा। ई ढोवेगा किसको, इसको ढोवेगा, और इसकी मात्रा कितना होगा, तो 1.3 ml होगा। कहने का मतलब कि 19 से 20 ml ऑक्सीजन प्रति 100 ml ढोने का काम होता है। इसको मुख्य बातों पर ऐसा याद रखेंगे, ऑक्सीश्वसन के रूप में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। लेकिन अभी आपने पीछे वाले वीडियो में क्या पढ़ा कि फेफड़े के अंदर CO2 उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि वह कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। कौन हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। तो शरीर के रूप में परिवहन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और अशुद्ध के रूप में होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और ये दोनों के अंतर के कारण शुद्ध रूप में जो होता है वो परिवहन होता है, और अशुद्ध रूप में जो होता है वो बाहर होता है। तो ये था आपको मनुष्य के शरीर में गैसीय परिवहन की क्रियाओं के बारे में। इसको मैं लिखते हैं, आप गौर से देखें। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने बताए गए क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, आप इसे गौर से सुने और देखिए। मनुष्य में गैसीय परिवहन की क्रिया को समझाना है। मनुष्य में सांस लेने के क्रम O2 फेफड़े में हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसमें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml O2 का परिवहन करता है, मतलब ढोता है। इस प्रकार से 19 से 20 ml ऑक्सीजन प्रति 100 ml रक्त में प्रवाहित हो जाता है। 19 से 20 ml ऑक्सीजन प्रति 100 ml रक्त में प्रवाहित हो जाता है, और शरीर के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न ऊतकों में, विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है, भागों में पहुंचता है। जहां कहीं भी O2 का दाब कम पड़ता है, आपने पिछले वाला वीडियो में देखा कि ऑक्सीजन का दाब बाहर 152 mm होता है, लेकिन जब फेफड़े में जाता है विद्यार्थी तो 114 से 121 हो जाता है। इसका मतलब है ऑटोमेटिक शरीर के अंदर O2 प्रवेश करने पर उसका दाब घटता है, और घटने पर CO2 का दाब बढ़ता है। मैं वहां पर भी देखा था कि 4 से 5% CO2 बढ़ा था, और उसका दाब लगभग 30 से 38 बढ़ा था। ऑक्सीजन घटा था और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा था। पीछे वाला वीडियो में आपने देखा। तो ऑक्सीजन का दाब क्या होता है विद्यार्थी, दबाव क्या होता है विद्यार्थी, घटता है, और CO2 का दबाव क्या होता है विद्यार्थी, बढ़ता है, और बढ़ने के कारण ही O2 वहां से निकल पड़ता है। तथा CO2 हीमोग्लोबिन से जब जुटेगा तो कार्बा हीमोग्लोबिन बनाएगा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुटा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड जुटता है तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण CO2 आसानी से निकलता है। तो ऑक्सीजन आना, कार्बन डाइऑक्साइड जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ट्रांसपोर्ट कहलाता है। आप देखते होंगे बसों में लिखा रहता है ट्रांसपोर्ट, ट्रकों में लिखा रहता है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट शब्द का अर्थ होता है ढोना। यहां पर ढोने का काम
हीमोग्लोबिन कर रहा है, हीमोग्लोबिन कर रहा है। किसको ढो रहा है? तो ऑक्सीजन का। मतलब बस ट्रक का रोल कौन कर रहा है? तो हीमोग्लोबिन। और सामान या सवारी का काम कौन कर रहा है? तो ऑक्सीजन। एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है कौन? ऑक्सीजन। एक उत्तक से दूसरे उत्तक में जा रहा है कौन? ऑक्सीजन। एक कोशिका से दूसरे कोशिकाओं में जा रहा है कौन? तो ऑक्सीजन। ले जा रहा है कौन? हीमोग्लोबिन। ये रहा बात आपके लिए कंफर्म। तो इस प्रकार से इस पर एक दो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन करेगा हीमोग्लोबिन परिवहन की में क्या इसकी भूमिका है? हीमोग्लोबिन परिवहन में क्या भूमिका है? याद रहे, तो ढोने का काम करता है। किसको? तो ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन ढोता है, तो ढोने से एक तो फायदा होता है, दोनों जुड़ता है तो हीमोग्लोबिन बना लेता है और शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्रवेश करता है, लाल रूपों में, रंगों में। तो विद्यार्थी, यदि उस प्रकार का क्वेश्चन आया तो हम यहीं से इस मेल थ्योरी से उसका आंसर निकालेंगे। मैं देखता हूं आप लोग किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन व्हाट्सएप पर करते हैं तो मैं आपका क्वेश्चन का इंतजार करता हूं। तब तक के लिए आगे इसमें फिजिक्स का अति लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप गौर से देखेंगे। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने पीछे वाले वीडियो में 60 क्वेश्चन का उत्तर दे चुका था अति लघुत्तरीय में। आज इस वीडियो में 61 से शुरू होता है। प्रकाश तरंग का रूप कब माना गया था? यानी प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, यह कब माना गया था? 1678 में। 1801 में तरंग सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? थॉमसन यंग ने। थॉमसन यंग। प्रकाश विद्युतीय तरंग है, किसने कहा और कब कहा? तो मैक्सवेल साहब ने 1873 में। प्रकाश ऊर्जा का कण है, यानी प्रकाश एक प्रकार का कण है, किसने कहा और कब कहा? तो मैक्स ने 1901 में। प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलता का व्याख्या के बारे में, यानी प्रकाश विद्युत प्रकाश का एक तरंग है, उसके बारे में उन्होंने व्याख्या किसने किया? तो आइंस्टीन साहब ने। अभी सारी प्रकाश का उपनाम क्या है? तो संश्रित। हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और पीछे के वीडियो में किलोमीटर में दीजिएगा तो पावर खाली हो जाएगा 8 की जगह 5। प्रकृति के आधार पर प्रवर्तक सतह को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, नियमित और अनियमित। अवतल दर्पण में वस्तु को कितने स्थानों पर रखा जाता है? 6 स्थान के बारे में आपको वर्णन किया गया है और आपको बताए थे कि 7वां स्थान है ध्रुव, जहां पर वस्तु रखाएगा भी और वहीं बनेगा भी, इसलिए कुल मिलाकर के 7 स्थान होता है। समझ रहे बात को? यहाँ पर अधिकांशतः बुकों में 6 के बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए याद रहे 7 स्थान होता है। और उस 7वां स्थान कौन है? तो ध्रुव है। दर्पण कोई रहेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, उसी के बराबर बनेगा, वहीं पर बनेगा, याद रहे। और ये क्वेश्चन 70 होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र पर बनता है, सी पर बनता है। तो ये था आपको, और आगे मैं और लिख रहा हूं। देखिए आपके सामने 71 नंबर क्वेश्चन होने जा रहा है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के पीछे की दूरी क्या होती है? धनात्मक होता है। किसी गोलीय दर्पण का नाभ्यांतर मतलब फोकसांतर, फोकस दूरी देल है तो त्रिज्या पूछ रहा है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, तो दुगना होता है। तो 15 दूनी
30 सेंटीमीटर। दर्पण में न्यूटन सूत्र को क्या लिखा जाता है? x गुने वाई बराबर एफ स्क्वायर। अवतल दर्पण से कागज के टुकड़ा जलाने पर कागज के टुकड़ा को कहाँ रखना होगा? ये तो मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन में भी बताया है क्यों रखा जाता है। तो ये आपका इसका जवाब हुआ केवल फोकस पर, क्योंकि सभी किरणें जो होती है फोकस पर मिलती है। इसको मैंने लघुत्तरीय में भी डिटेल किए हैं। तो ये था आपको आज इस वीडियो में 15 क्वेश्चन फिजिक्स का अति लघुत्तरीय। तो आगे आप लोग को आप याद रखें, फिजिक्स का दूसरा वीडियो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप पीछे वाले फिजिक्स का जो चैप्टर प्रकाश के परावर्तन शुरू से दिया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को समझेंगे, तब आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ में आएगा। क्योंकि सारा रूल नियम वही रहेगा, थोड़ा सा इसमें बदलेगा। जिन बच्चों ने लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ा है तो अभी भी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लास नहीं है। ये तो इस जरिए आपको बहुत लाभ मिलेगा। उसमें क्लास छूट जाता था, किसी साथी से आप कॉपी मांगते थे कि नहीं मांगते थे, या उतारते थे कि नहीं उतारते थे, या उतारते थे तो बहुत समय लगता था। और आज आपके पास एक सुनहरा मौका क्या है कि कुछ नहीं, आप अपना मोबाइल जो रखे हुए हैं उसको ऑन कीजिए, उस YouTube चैनल पर जाइए, वहां पर आप लिखिए सुमन क्लासेस पटेल नगर नवादा, या सुमन सर भी लिखिएगा तो आपको मेरा पूरा वीडियो मिलेगा। आप कंटिन्यू पढ़ते जाइए, वहाँ लिखा रहेगा लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा। आप वहाँ पर जा कर करके गौर करेंगे, गौर से सुनेंगे, देखेंगे, तो वह सुनिएगा देखिएगा तो उसको पढ़ने से, सुनने से, देखने से आपको ये 40% ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। केवल लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन को 2 बार 3 बार और पढ़ लेंगे। और यदि आप कॉपी भी बनाए हैं, मैंने बार बार बोला था कि कॉपी भी अवश्य बनाएं। और जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एकदम हर हालत में सब्सक्राइब कर लें। और एक और बात, इस बात को अपने परिवारों के पास जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उन तक ये मैसेज व्हाट्सएप किसी माध्यम से पहुंचा दें और उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं और उन्हें भी देखने के लिए, क्योंकि सब पढ़े सब बढ़े, सबका साथ सबका विकास, ये रही आपकी मेहनत की सफलता। तो आते हैं हम आप सबको अगले दिन इसी चैनल पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।